अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी ओवरहेड का जो चैप्टर था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एरिया, उस पर बात कंप्लीट हुई थी लास्ट लेक्चर में, और आज हमने ओवरहेड के ही चैप्टर की कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उस पर बात करेंगे। ये टॉपिक हिस्टोरिकली कैफ लेवल पे सिलेबस पे नहीं होता था। ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले जब स्कीम अपडेट हुई, उसमें इस टॉपिक को शामिल किया गया कैफ लेवल पे सिलेबस में, एंड सिंस देन इट हैज नॉट येट बीन टेस्टेड। हर दफ़ा पिछली कुछ अटैम्प्ट से हमें लगता है कि शायद अब इसकी बारी आई कि ओवरहेड का क्वेश्चन आएगा तो इस एरिया से शायद आ जाए, तो लेकिन अभी तक सोफा ऐसा नहीं है। एग्जामिनर अभी तक बच्चों का सब्र आजमा रहा है कि शायद कभी बच्चे तंग आके कहीं शायद एग्जामिनर ने ये टेस्ट नहीं करना तो छोड़ें, तो जिस वक्त बच्चे ने छोड़ना है उस वक्त इसने टेस्ट हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले ही मैंने आपको कहा है सिलेक्टिव हमने कभी होना ही नहीं, हमें किसी टॉपिक के आने की उम्मीद है या नहीं है। सिलेबस में अगर है तो हमें इसको कवर करना है, ठीक है। तो ये भी हमें कवर करना है। इसमें जिस तरह का ट्रेंड है उस हिसाब से इसकी लाइक्लीहुड काफी ज्यादा है इन द कमिंग अटेम्प्ट इसके अपेयर होने की। अच्छा जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कहानी क्या है, और ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से ही इसको हम लेके चलते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट और फिर एब्जॉर्प्शन की बातें की। वहां पे हमने कॉस्ट को जब भी अपोर्शन या एब्जॉर्ब करने की बात की डिपार्टमेंट्स में या प्रोडक्ट्स में एब्जॉर्ब करते थे, डिपार्टमेंट में अपोर्शन करते थे, तो हम एक सूटेबल बेस की बात करते थे कि हमें एक सूटेबल बेस चाहिए। जैसे मैं एब्जॉर्प्शन के रेफरेंस से बात करूं तो हमने कहा जी एब्जॉर्प्शन में हम सूटेबल बेस पर यूनिट ले लेते हैं अगर कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही है। हम एब्जॉर्प्शन में सूटेबल बेस मशीन आवर्स या लेबर आवर्स ले लेते हैं अगर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है। तो एब्जॉर्प्शन बेस के रेफरेंस से अगर बात करें, प्रोडक्ट कॉस्ट को, ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करने के लिए हम एब्जॉर्प्शन, सूटेबल एब्जॉर्प्शन बेस सेलेक्ट करते हैं। लेकिन उस सूटेबल एब्जॉर्प्शन बेस की एक नेचर या खसूसियत होती थी जो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सीखी थी कि वो बेस वॉल्यूम ड्रिवन होती थी। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी of the units या quantity of the production, volume of the activity, volume of the production activity, that was driven by that। जैसे हमने कहा जी कितने यूनिट्स बनाए हमने, तो वही यूनिट्स के वॉल्यूम की बात हो रही है। जैसे हमने कहा कितने घंटे मशीन चली एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कितने घंटे लेबर ने काम किया एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सो हम कहते हैं ये सारी चीजें वॉल्यूम ड्रिवन हैं, और हम वॉल्यूम के हिसाब से चल रहे थे। हम कॉस्ट को पोर्शन कर रहे थे या कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर रहे थे। हमारी जो भी बेसिस होती थी वो वॉल्यूम ड्रिवन होती थी, ठीक है जी। दिस वाज द मेन फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा जी, एबीसी ने डिफरेंशिएट क्या किया? एबीसी ने डिफरेंशिएट किया कि हर ओवरहेड की कॉस्ट वॉल्यूम ड्रिवन नहीं होती, हर ओवरहेड की कॉस्ट वॉल्यूम ड्रिवन नहीं होती। मैं थोड़ा सा स्लाइड से, किताब से हट के थोड़ा सा बात करता हूं, मतलब एक हम अप्रोच बिल्ड कर लेते हैं, फिर स्लाइड और किताब पढ़ लेंगे, हमें चीजें समझ आ जाएंगी, कहानी थोड़ी सी हम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी जिस कंपनी में जॉब करता था उसकी एग्जाम्पल देता हूं। हमारी कंपनी में हम प्रोडक्ट बनाते थे और उसके बाद वी हैड टू गेट इट इंस्पेक्टेड फ्रॉम सम, हम एक्सपोर्ट बिजनेस में थे, वी यूज्ड टू प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट राइस। हम जिन कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाते थे उन कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती थी कि भाई आप प्रोडक्ट जब बनाओ तो पैक करने से पहले हमारा इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर है, आपने उसको बुलाना है, वो इंस्पेक्शन करेगा, वो हमारी प्रोडक्ट ओके करेगा, तो फिर आपने पैक करनी है हमारे लिए। अच्छा, अब हमारी ये सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इसकी बन रही थी, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट ही बन रही थी कि हमने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हमारी फाइनल तब तक नहीं जब तक इंस्पेक्शन ना हो। इंस्पेक्शन होगी तो प्रोडक्ट पैक होना, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बन रहा था ये।
प्रोडक्शन ओवरहेड समझ लो, डायरेक्ट तो नहीं हम कहेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड है। अच्छा, अब हमारी टीम जो इंस्पेक्शन टीम थी, जो हमारे कस्टमर ने हमें नॉमिनेट की हुई थी, उनकी फी हमें पे करनी होती थी और उनको इनवाइट करना होता था, और उनकी फी थी से 20,000 पर विजिट। अच्छा, अब मैंने राइस 50 टन बनाए हुए हैं या 100 टन बनाए हुए हैं, उन्होंने फी लेनी है पर विजिट। वो कभी मैं उनको 50 टन विजिट इंस्पेक्शन के बुलाऊंगा तो भी उन्होंने मुझसे वीजा ले लेना है, मैं उनको 100 टन के लिए इंस्पेक्शन के बुलाऊंगा तो भी उन्होंने मुझसे वीजा लेने हैं। इसका मतलब जो ये मेरी इंस्पेक्शन कॉस्ट है, इट हैज नथिंग टू डू विद द क्वांटिटी, इट हैज नथिंग टू डू विद द मशीन आवर्स या लेबर आवर्स, कितने घंटों में काम हुआ। इट हैज एवरीथिंग टू डू विद द नंबर ऑफ विजिट्स, कि भाई चक्कर कितने लगे उनके, एक चक्कर में वो 50 देके 100 देके 20 रुपए 20,000 लेने हैं उन्होंने। तो अब ये भी हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड है, इंस्पेक्शन कॉस्ट, लेकिन इसका ड्राइवर, इस कॉस्ट को ट्रिगर करने वाला इवेंट क्वांटिटी नहीं है, इसकी कॉस्ट को ट्रिगर करने वाला इवेंट मशीन आवर्स नहीं है, लेबर आवर नहीं है, इसको ट्रिगर करने वाला इवेंट विजिट है, इंस्पेक्शन विजिट है। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरहेड में हमने ऐसी कॉस्ट आइडेंटिफाई की विच इज नॉट वॉल्यूम ड्रिवन। मैं अगर कहूं कि भाई ओवरहेड ये इंस्पेक्शन कॉस्ट को भी पर यूनिट पे तकसीम कर दो, पर टन ऑफ राइस पे तकसीम कर दो, दैट मे नॉट बी फेयर। कि एक इंस्पेक्शन में उन्होंने 50 टन देखे, दूसरी इंस्पेक्शन में उन्होंने 100 टन देखे, कॉस्ट तो सेम लिया उन्होंने। सो इट मे नॉट बी फेयर कि हम इंस्पेक्शन कॉस्ट को पर टन पे तकसीम करें। एक और तरफ चलते हैं, हमारी ही प्रोडक्शन लाइन में राइस की ही इंडस्ट्री से फिर मिसाल देता हूं जहां पे मैं काम करता रहा। हम डिफरेंट टाइप्स के राइस प्रोसेस करते थे, एक ही प्लांट था, हम उसी प्लांट पे टर्न बाय टर्न कस्टमर ऑर्डर्स के मुताबिक, कभी बासमती राइस का ऑर्डर आया, कभी नॉन बासमती, मैं ज्यादा बारीकियों में नहीं जाता, वैसे तो बहुत ज्यादा वैरायटीज होती थी, लेकिन हम कहते हैं 2 मेजर वैरायटीज, इनसे हम फेमिलियर है। ठीक है ना, बासमती नॉन बासमती फेमिलियर है, क्या फर्क होता है चलो बताओ। सबने बड़े जोरों शोर से यस सर का, क्या फर्क होता है, कौन बताएगा। काफी लोग रिलीजियस बैकग्राउंड के यहाँ पे होंगे, कोई को बताने के काबिल होना चाहिए, जाके जिनको नहीं पता पता लगे क्या फर्क होता है दोनों में। पौधे से उतरते ना सारे कच्चे होते, पकाने पड़ते हैं सबको। हाँ जी, क्या फर्क है, कोई तो बताएगा। सबने जितने जोरों शोर से यस कहा था जी बेटा, बासमती राइस यस, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, बट और मीठे चावल बनते हैं क्या, वो सेला होता है, वो सेला खास राइस होता है जो मीठे चावलों के लिए लोग खास तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बाद में मेरी मिल में सेला भी बनता था, पॉलिश वगैरह नहीं, वो प्रोसेस होता है, सेला भी बनता था। बहरहाल एनीवे, बासमती नॉन बासमती है, बासमती के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक उसकी ग्रेन की लेंथ ज्यादा होती है, चावल जब पकते हैं तो लंबे और खूबसूरत बनते हैं, दूसरी उसमें एक एरोमा होता है, उसकी खुशबू होती है जो कि नॉन बासमती में नहीं होती। जब भी आप सिर्फ व्हाइट राइस पे पकाओ ना, तो व्हाइट राइस में भी बासमती राइस में खुशबू होती है चावलों की, जो कि नॉन बासमती में नहीं मिलती। देयर आर मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि डिफरेंशिएट करते हैं, बट बासमती इज एक्सपेंसिव एंड नॉन बासमती इज चीप वैरायटी। तो अच्छा जी बेटा, बासमती की कई टाइप्स होती हैं, मैं कोई कह उसमें नहीं जाते, मैंने ऐसा कहा ना कोई सुपर है, कोई 385 है, कोई 386 है, पता नहीं XYZ है, काफी ज्यादा वैरायटीज होती हैं। अब हम चावलों की किस्मों को नहीं पढ़ते, हम दोबारा कॉस्ट पे आ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे मिल में बासमती राइस भी बनता था, नॉन बासमती भी बनता था। अब मेरे पास एक कस्टमर का ऑर्डर आया कि जी मुझे बासमती के से 50 टन राइस चाहिए। अब 50 टन राइस प्रोसेस करने के लिए आई हैड टू गेट प्लांट रेडी,
फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ बासमती राइस। प्लांट रेडी करने से मुराद क्या होता था वहां पे कि भाई मशीनों, क्योंकि सेम मशीन बासमती में यूज होती है, सेम मशीन नॉन बासमती में यूज होती है, मशीन्स को एडजस्ट करना पड़ता था कि भाई अब हम मशीन में लॉन्ग ग्रेन्स बासमती के डालने लगे हैं, उसके हिसाब से उनके ग्रेडर्स होते थे जिसको हम छन्नियां कहते हैं, क्योंकि राइस को डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरते हैं तो राइस में ब्रोकन ग्रेन्स भी आते हैं, टूटते भी हैं, और जब हमने एक्सपोर्ट करना होता था हमें अलाउड नहीं होता था हम ब्रोकन ग्रेन एक्सपोर्ट करें, तो हम छान के उनको निकालते थे। तो डिफरेंट मशीन्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, ग्रेडिंग की एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, उनकी पॉलिशिंग की एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, लॉन्ग ग्रेन्स को पॉलिश करना है तो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी। सो हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन के होते थे, हस्किंग है, फिर पॉलिशिंग है, फिर ग्रेडिंग है, फिर सॉर्टिंग है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उनकी मशीनों की एडजस्टमेंट करनी थी पड़ती थी कि भैया बासमती बनने लगा है, एक सौ मशीनें एडजस्ट कर दी प्रोडक्शन, इसको हम कहते थे सेटअप कॉस्ट। प्लांट को रेडी करना फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, प्लांट रेडी हो गया, अब मैंने बासमती की प्रोडक्शन शुरू कर दी। अब मैं चाहे उससे 50 टन बनाऊं या 100 टन बनाऊं, प्लांट वाज रेडी फॉर द बासमती। से 50 टन का ऑर्डर आया, एक दफा सेटअप किया, 50 टन बना दिया। अगली दफा मुझे अगला ऑर्डर आ गया जनाब नॉन बासमती का, कस्टमर ने कहा जी मुझे 200 टन नॉन बासमती चाहिए। नो आई विल हैव टू डू द सेटअप अगेन, मुझे पहले मशीनों में से सारा बासमती राइस निकालना पड़ेगा क्योंकि मिक्सिंग इज नॉट अलाउड, पहले सफाई करनी पड़ेगी सारी मशीनों की, फिर ग्रेडिंग की, पॉलिशिंग की, सॉर्टिंग की, सब मशीनों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि भाई अब कोई और प्रोडक्ट आ रही तुम्हारे अंदर, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाए। सेटअप किया, 200 टन चला दिया नॉन बासमती। अब सेटअप करना मशीनों को एक वन टाइम एक्टिविटी है, प्रोडक्शन ओवरहेड की मद में आता है। लेट्स अज्यूम मैंने इंजीनियर रखे हैं सेटअप के लिए, लेट्स अज्यूम मैं बाहर से बुलाता हूँ इंजीनियर सेटअप के लिए, वो मुझसे 50,000 रुपए पर सेटअप चार्ज करते हैं। अब एक दफा आके उन्होंने बासमती के लिए सेटअप किया, 50,000 ले लिए, अब उसमें मैं 50 टन बनाऊं 100 टन बनाऊं, सेटअप कॉस्ट बदलेगी? मैंने नॉन बासमती के लिए सेटअप करा दिया 50,000 देके, अब मैं 100 बनाऊं, 200 बनाऊं, 500 बनाऊं, सेटअप कॉस्ट बदलेगी? तो इसका मतलब ये भी एक प्रोडक्शन ओवरहेड ऐसा आ गया जिसका ताल्लुक वॉल्यूम से नहीं है। सो ये है मेन डिफरेंस एबीसी और ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है सारे हेड इकट्ठे करो, सारे हेड को इकट्ठे करो और उनको वॉल्यूम बेसिस पे एब्जॉर्ब कर लो, तकसीम कर दो, पर यूनिट पर आवर पे कर दो। एबीसी कहती है भाई हर ओवरहेड वॉल्यूम ड्रिवन नहीं होता। मैंने आपको दो एग्जांपल दी, एक इंस्पेक्शन कॉस्ट और एक सेटअप कॉस्ट। ये दोनों कॉस्ट वॉल्यूम ड्रिवन नहीं है। इन ताल्लुक कितने यूनिट्स बनाए गए इससे नहीं है, इनका ताल्लुक कितने आवर्स मशीन चली इससे नहीं है। सो ये मेन डिफरेंस आया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने सबको कहा ओवरहेड को इकट्ठा करो, वॉल्यूम बेसिस पे तकसीम कर दो। एबीसी कहती है ऑल ओवरहेड्स आर नॉट वॉल्यूम ड्रिवन, और अगर हम तमाम ओवरहेड्स को वॉल्यूम की बेस पे तकसीम करेंगे तो शायद हम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट नहीं कर रहे, हम कॉस्ट की तकसीम फेयर नहीं कर रहे। दिस वाज द कॉन्सेप्ट, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने कहा है तो अंदाजा, लेकिन अंदाजा फेयर लगाना है, तो वहां तक के नॉलेज के हिसाब से हमने फेयर अंदाजा लगा लिया। लेकिन अब जब हम एडिशनल नॉलेज लाते हैं इंस्पेक्शन का, सेटअप कॉस्ट का, तो हमें लगता है कि शायद वो अंदाजा जो हम वहां लगा रहे थे वो इन कॉस्ट के लिए फेयर शायद नहीं है। अच्छा जी, एबीसी फिर इसको डिफरेंशिएट कैसे करती है, या एबीसी की हमें जरूरत क्यों पेश आ गई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बाद? भाई पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से काम चल रहा था तो ये चीजें क्यों बीच में आई कि भाई सेटअप कॉस्ट लिहाजा से देखो, इंस्पेक्शन कॉस्ट को लिहाजा से देखो। इसकी वजह ये बनी कि शायद आज से 50 साल पीछे जब चले जाए हम, तो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो मेजर कॉस्ट लगती थी ना, वो मटेरियल और लेबर होते थे। मशीन्स का रोल रिलेटिवली कम होता था प्रोडक्शन में। एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं कि जब मेजर कॉस्ट मटेरियल और लेबर होती थी तो ओवरहेड्स का पोर्शन टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट में कम होता था। तो जब ओवरहेड का पोर्शन कम है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की मदद से बेशक बहुत ज्यादा फेयर तकसीम नहीं भी थी, लेकिन कॉस्ट इतनी कम होती थी कि फेयरनेस की कमी की वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे इंपैक्ट कम आता था। फॉर एग्जांपल, मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट 100 रुपया बननी थी, उसमें 80 रुपए
मटेरियल लग गया, 18 रुपए लेबर लग गई, अब 2 रुपए ओवरहेड्स है, वो 2 का 1.5 हो जाए, 2.5 हो जाए, कोई मेजर इंपैक्ट पड़ता है मेरी प्राइसिंग पे? आंसर इज नो, क्योंकि प्रीवियसली ओवरहेड्स का पोर्शन टोटल कॉस्ट में तक कम होता था कि अंदाजे में थोड़ी गलती भी हो जाए ना तो इतना ज्यादा इफेक्ट आपके डिसीजन पे नहीं आता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बदल गई, टेक्नोलॉजी आई, मशीनें आई, अब आपके लेबर तकरीबन खत्म ही हो गई है, ना होने के बराबर होगी प्रोडक्शन प्रोसेसेस में, बहुत से प्रोडक्शन प्रोसेस में। मतलब आप मटेरियल लेते हो, मशीन में डालते हो और एक ही ऑपरेटर बैठा हुआ है, लाखों यूनिट्स दिन के बना देता है मशीन की मदद से। तो हम यहां से कहते हैं कि भाई अब विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, ओवरहेड कॉस्ट हैज बिकम अ मेजर पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। पहले था मटेरियल लेबर, 2 मेजर थे, ओवरहेड ना होने के बराबर था, नेग्लिजिबल होता था। अब हमने कहा जी लेबर तकरीबन खत्म हो गया, अब मटेरियल और ओवरहेड 2 मेजर पोर्शन रह गए हैं। अब ओवरहेड की तकसीम की अहमियत बढ़ गई है। जी मेरे मटेरियल 80 है, ओवरहेड मेरी से 19% है मेरा कॉस्ट का, तो अब इसकी तकसीम में थोड़ी ऊंच नीच हो जाएगी तो वो थोड़ी सी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है मेरी प्रोडक्ट कॉस्टिंग में, मेरी प्राइसिंग में। तो चूंकि अब ओवरहेड्स का पोर्शन कॉस्ट पर यूनिट में बढ़ चुका है, इसलिए ओवरहेड की तकसीम की अहमियत बढ़ जाती है। यहां से जरूरत का एहसास होता है कि भाई ओवरहेड की तकसीम को फिर ज्यादा मुनसिफाना अंदाज में किया जाना चाहिए। और मैंने एग्जाम्पल में आपको सेटअप कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट की बातें की। ये 2 कॉस्ट की एग्जाम्पल्स हमें बता रही हैं कि ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थोड़ी सा इंसाफ नहीं कर पा रही, वो हर कॉस्ट को वॉल्यूम के बेस पर आवर या पर यूनिट की बेस पे तकसीम कर देती है, हालांकि हर कॉस्ट पर आवर या पर वॉल्यूम पे नहीं चलती, वॉल्यूम पे नहीं चलती। कुछ कॉस्ट डिफरेंटली बिहेव करती है, और डिफरेंट बिहेवियर की मैंने मिसाल तो आपको दे दी, लेकिन उसकी एग्जांपल्स, उसको टेक्निकल टर्म हमने कैसे डील कैसे करना उसकी हम बात करेंगे। फिलहाल वॉल्यूम ड्रिवन कॉस्ट और नॉन वॉल्यूम ड्रिवन कॉस्ट। वॉल्यूम से मुराद यूनिट्स कितने बनाए, वॉल्यूम से मुराद प्रोडक्शन कितने घंटे की, ये हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हर ओवरहेड कॉस्ट का ताल्लुक वॉल्यूम से नहीं होता, कुछ ओवरहेड कॉस्ट का ताल्लुक दैट बिहेवियर डिफरेंट होता है। जैसे इंस्पेक्शन कॉस्ट का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आपके कितने यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए, इंस्पेक्शन कॉस्ट का ताल्लुक इस बात से है कि इंस्पेक्शन विजिट्स कितने हुए। इसी तरह सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक, मशीन की सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आपने सेटअप के बाद कितने टन चावल बनाए। सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक सेटअप एक्टिविटी से है कि कितनी दफा आपने सेटअप किया। एक दफा सेटअप करके 500 टन बनाओ या 5000 बनाओ, सेटअप एक दफा ही होगा। या 50 टन के बाद सेटअप बदल दो, आप एक दफा सेटअप किया 50 टन भी बना सकते हो, एक दफा सेटअप किया ऑर्डर 200 टन का 200 टन बना दो, फिर सेटअप किया ऑर्डर 1000 टन का 1000 टन बना दो। सो सेटअप कॉस्ट नहीं बदलेगी, 50 टन बनाओ या 1000 टन बनाओ। हमने कहा जी कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जिनका ताल्लुक वॉल्यूम से नहीं है, हम ऐसी कहते हैं कि जी इन कॉस्ट का ताल्लुक एक्टिविटीज से है, कि सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक सेटअप एक्टिविटी से है, इंस्पेक्शन कॉस्ट का ताल्लुक इंस्पेक्शन एक्टिविटी से है। इंस्पेक्शन कितनी दफा हुई, कितने यूनिट्स बने, कितने यूनिट्स इंस्पेक्ट हुए, इससे कोई ताल्लुक नहीं है इंस्पेक्शन कॉस्ट का। इंस्पेक्शन कितनी दफा हुई इस पे डिपेंड करेगा इंस्पेक्शन कॉस्ट हमारी। सेटअप कॉस्ट का इससे ताल्लुक नहीं हमने साल में कितने यूनिट्स बनाए, सेटअप कॉस्ट का ताल्लुक है हमने साल में कितनी दफा सेटअप एक्टिविटी की, हमने कितनी दफा बासमती से नॉन बासमती, नॉन बासमती से बासमती पे शिफ्ट किया। अगर हमने शिफ्ट किया ही नहीं तो सेटअप कॉस्ट साल में एक दफा होगी। अगर हमने एक दफा बासमती से नॉन बासमती पे जाना था तो सेटअप कॉस्ट 2 दफा हो जाएंगे, क्योंकि हम जब वैरायटी चेंज करते हैं तब सेटअप करना पड़ता है ना। तो अगर हम वैरायटी चेंज नहीं कर रहे या कम कर रहे हैं तो सेटअप कॉस्ट कम है। प्रोडक्शन पूरा साल चलाते रहो, लेकिन जब वैरायटी चेंज करोगे सेटअप तो तब करना पड़ेगा। हम यहाँ पे बात करते हैं कि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, चूंकि ओवरहेड कॉस्ट का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, इसलिए ये जरा मुनासिब लगता है या इस चीज की जरूरत महसूस होती है कि ओवरहेड कॉस्ट की तकसीम को ज्यादा बेहतर अंदाज में बारीकी से देखा जाए। इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की एप्लीकेशन जरूरत का एहसास हुआ, जो ओवरहेड कॉस्ट को
दो नजरों से देखती है। एक वो जो वॉल्यूम ड्रिवन है, देयर आर सर्टेन ओवरहेड कॉस्ट व्हिच आर वॉल्यूम ड्रिवन, जैसे बिजली है वो तो वॉल्यूम ड्रिवन है ना भाई। जैसे इनडायरेक्ट हेल्पर है वो तो वॉल्यूम ड्रिवन है, कितने यूनिट्स बन रहे हैं, कितने घंटे मशीन चल रही है। सो देयर आर सर्टेन कॉस्ट व्हिच आर वॉल्यूम ड्रिवन, बट देयर आर सर्टेन कॉस्ट व्हिच आर नॉट वॉल्यूम ड्रिवन, व्हिच आर एक्टिविटी ड्रिवन। सो पहला अहम फर्क जो एबीसी ने डाला कि भाई आप ओवरहेड कॉस्ट को इस तरह देखो कि जो वॉल्यूम ड्रिवन है उनको एक साइड पे कर दो, जो एक्टिविटी ड्रिवन है उनको अलग कर दो। वॉल्यूम ड्रिवन का सलूक जो आपने एबीसी में सीखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सीखा वैसा ही रहेगा कि वॉल्यूम ड्रिवन ओवरहेड है, उनको पर यूनिट, पर मशीन आवर, पर लेबर आवर पे एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लो, वो वैसे ही चलेगा। लेकिन हमारा मेन फोकस एबीसी में उन कॉस्ट की तरफ रहने वाला है कि जो एक्टिविटी ड्रिवन है उनकी कॉस्ट को हम प्रोडक्ट्स में कैसे तकसीम करेंगे। वॉल्यूम ड्रिवन कॉस्ट जो है हमारे पास वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम सीख चुके हैं, उनको हमने पर यूनिट में कैसे तकसीम करना है, उसमें कोई नया नॉलेज शायद हमारे पास नहीं आने वाला। हमारा यहाँ पे इस चैप्टर का मेन फोकस है जो कॉस्ट एक्टिविटी ड्रिवन है, जैसे सेटअप कॉस्ट है, जैसे इंस्पेक्शन कॉस्ट है, उनको हम प्रोडक्ट्स में बासमती नॉन बासमती में कैसे बांटे, पर टन में कैसे तकसीम करें, उसकी बेसिस क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द फेयर अप्रोच। जी एनी क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ तक कोई सवाल किसी बच्चे के देना? जी बेटा, जो हमने वहाँ पीछे पढ़ता रेंट, तो वो भी तो वो उसके प्रोडक्शन के बाद इंडिपेंडेंट था। जी हमने यही बात की ना कि हम जरा देखने की हम अंदाज बदलेंगे, ठीक है, हम देखने का अंदाज बदलेंगे। हम पहले तो हमने कहा ना हर चीज को यूनिट्स पे डाल दो, एब्जॉर्प्शन के पर हम जाए सीधा, तो हमने हर कॉस्ट को अल्टीमेटली, वो तो देखो डिपार्टमेंट में तकसीम करना और बात है, वहां पे अप्रोच ही कॉस्ट सेंटर बनाओ, किसको? डिपार्टमेंट्स को। यहाँ पे फर्क अप्रोच है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स जो है डिपार्टमेंट नहीं बनते, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स एक्टिविटीज बनती हैं। जैसे एबीसी क्या कहता है कि आप अपनी प्रोडक्शन में मेजर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो, अपनी प्रोडक्शन में मेजर एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर नहीं है, अब्जॉर्प्शन की अप्रोच बिल्कुल फर्क थी, यहाँ पे अप्रोच फर्क है। कॉस्ट सेंटर बाय द वे होता क्या? डिपार्टमेंट को हमने कॉस्ट सेंटर का टैग लगाया था, बट कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन क्या थी? व्हाई वी टैग्ड डिपार्टमेंट्स एज कॉस्ट सेंटर? क्योंकि हम हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अक्यूमुलेट करना चाह रहे थे। कॉस्ट सेंटर की टर्म यूज की जाती है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए जिसके बारे में आप कॉस्ट इकट्ठी करना चाह रहे हो, आप उस पर कॉस्ट सेंटर का टैग लगाते हो कि भाई डिपार्टमेंट पे कॉस्ट सेंटर का टैग लगाया, इसका मतलब इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे खर्चे एक जगह एक अकाउंट में इकट्ठे कर दो। वहां पे हम चूंकि डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स इकट्ठे करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने डिपार्टमेंटल को कॉस्ट सेंटर का टैग लगाया। एबीसी में हम डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर का टैग नहीं लगाते, एबीसी में हम एक्टिविटीज को कॉस्ट सेंटर का टैग लगाते हैं, जैसे इंस्पेक्शन, जैसे सेटअप। अभी सिर्फ दो एक्टिविटीज को लेकर चलता जाता हूं। हमने कहा जी हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में एक सेटअप एक्टिविटी है और एक इंस्पेक्शन एक्टिविटी है। हम सेटअप से रिलेटेड कॉस्ट को एक जगह इकट्ठा करेंगे और इंस्पेक्शन से रिलेटेड कॉस्ट को एक जगह इकट्ठा करेंगे। हम सिर्फ कहते हैं जी बाकी ओवरहेड्स को छोड़ दो, वो जैसे चल रहे चलने दो, इन दो को जरा अलग निकाल लो, अपने ओवरहेड से अलग कर लो, क्योंकि ये वॉल्यूम ड्रिवन नहीं है, ये एक्टिविटी ड्रिवन है। तो जो ओवरहेड्स एक्टिविटी ड्रिवन है उन ओवरहेड्स को कॉस्ट सेंटर, एक्टिविटी को कॉस्ट सेंटर बनाओ। जैसे आपने कहा जी सेटअप इज एन एक्टिविटी, तो तमाम सेटअप से रिलेटेड खर्चे एक अकाउंट में डालो। इंस्पेक्शन इज एन एक्टिविटी, इंस्पेक्शन रिलेटेड तमाम खर्चे एक अकाउंट में डालो। जैसे इंस्पेक्शन रिलेटेड खर्चे क्या होंगे? इंस्पेक्शन फीस। जैसे इंस्पेक्शन से रिलेटेड खर्चे होंगे इंस्पेक्शन की, उनके इंस्पेक्टर्स की ट्रैवलिंग कॉस्ट। इंस्पेक्टर रिलेटेड कॉस्ट होगी इंस्पेक्टर्स का फूड कॉस्ट, ठीक है जी, सारे इंस्पेक्शन रिलेटेड खर्चे है ना। इंस्पेक्टर रिलेटेड कॉस्ट कुछ और हो सकती है, से हमारा कोई उसमें इंस्पेक्शन में कोई हमारे लैब इक्विपमेंट यूज होते हैं, उनकी कोई डेप्रिसिएशन, तो हमारे इंस्पेक्शन में कोई कंज्यूमेबल यूज होते हैं, कोई केमिकल्स, कोई सारी चीजें यूज होती हैं, उनको वो सारे इंस्पेक्शन रिलेटेड खर्चे हैं। इसी तरह सेटअप में भी सिर्फ इंजीनियर फीस नहीं लेता, हमारे को पुर्जे भी बदलते हैं उसमें,
ठीक है, हमारे कुछ बेल्ट्स, कुछ ग्रेड्स, कुछ हमारे कुछ स्टोन्स उसमें बदलते हैं, वो सारे सेटअप कॉस्ट में आ जाते हैं। सो हमने सेटअप को एक अलग कॉस्ट टैग लगाया, ये कॉस्ट सेंटर है, इंस्पेक्शन को अलग कॉस्ट सेंटर लगाया, ये कॉस्ट सेंटर है। हमने कहा जी पूरे साल में जितने इंस्पेक्शन रिलेटेड खर्चे होंगे वो इंस्पेक्शन के अकाउंट में डाल दो, जितने सेटअप रिलेटेड खर्चे होंगे वो सेटअप के अकाउंट में डाल दो, ताकि हमें पता लग सके पूरे साल में सेटअप की मद में हमने कितने खर्चे किए, पूरे साल में हमने इंस्पेक्शन की मद में कितने खर्चे किए। वॉल्यूम रिलेटेड की अभी हम बात नहीं कर रहे, हमने कहा जी वो हमने देख लिया हुआ है, मशीन बिजली रिलेटेड उनकी बातें हम देख चुके हैं, उसका मिक्स बात दोनों को इकट्ठा बाद में करेंगे। फिलहाल हम एक्टिविटी ड्रिवन कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझें। अच्छा जी, कॉस्ट को जब आपने एक्टिविटी वाइज इकट्ठा कर लिया, फिर आप देखते हैं आपकी साल में इंस्पेक्शन की मद में खर्चा कितना हुआ और पूरे साल में इंस्पेक्शन विजिट्स कितने हुए, क्योंकि आपकी जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है इट इज लिंक्ड टू इंस्पेक्शन विजिट्स, नॉट नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड। तो आप वहां से निकालो आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट पर विजिट कितनी है। इसी तरह आप सेटअप कॉस्ट को देखो, पूरे साल का सेटअप का खर्चा कितना है और पूरे साल में हमने सेटअप एक्टिविटीज परफॉर्म कितनी दफा की, तो वहां से आपको मिलेगी कॉस्ट पर सेटअप, कॉस्ट पर सेटअप और कॉस्ट पर इंस्पेक्शन। देन अब आपने ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है। तो भी आप देख लो हमारी कॉस्ट पर इंस्पेक्शन कितनी है और हमने ये इंस्पेक्शन कितनी दफा बासमती के लिए की, कितनी दफा नॉन बासमती के लिए की। तो जितनी दफा बासमती के लिए की है उतना हिस्सा उसको दे दो, जितनी दफा नॉन बासमती के लिए की है उतना हिस्सा उसको दे दो। आप सेटअप कॉस्ट देखो टोटल कितनी है, पर सेटअप खर्चा कितना आता है, तो कितनी दफा सेटअप आपने बासमती के लिए किया, कितनी दफा खर्चा कितनी दफा सेटअप नॉन बासमती के लिए किया। तो आपने प्रोडक्ट्स में ओवरहेड को डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे? नंबर ऑफ एक्टिविटीज कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ एक्टिविटीज यूज्ड। टोटल इंस्पेक्शन हुई 100, 60 दफा बासमती के लिए हुई, 40 दफा नॉन बासमती के लिए हुई, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट का 60% जिस तरह बासमती को दे दो, 40% नॉन बासमती को दे दो। टोटल सेटअप हुए 50, 30 दफा सेटअप किया गया बासमती के लिए, 20 दफा सेटअप किया गया नॉन बासमती के लिए, तो 30/50 और 20/50 बांट दो सेटअप कॉस्ट, बासमती को नॉन बासमती को बांट दो कि भाई बासमती के लिए हमने इतना खर्चा इंस्पेक्शन का किया, बासमती के लिए हमने इतना खर्चा इंस्पेक्शन के लिए किया, सेटअप के लिए किया। से हमने कहा जी टोटल कॉस्ट हमारी इंस्पेक्शन और सेटअप की मद में से रुपीज 4 लाख और यहाँ पे रुपीज 6 लाख थी। फिर हमने देखा टोटल एक्टिविटीज जो हमारी हुई, यहाँ पे हुई से 200 इंस्पेक्शंस और यहाँ पे हुई से 300, चलिए इसको हम 100 ले लेते हैं सेटअप्स। यहां से हम निकालते हैं कॉस्ट पर एक्टिविटी, कितनी बनी है, रुपीज 2000 पर इंस्पेक्शन और यहां पे कितनी बनी, 6000 पर सेटअप। हमने ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी ड्रिवन थी उनको अलग कर लिया, हमने उन एक्टिविटीज के कॉस्ट सेंटर बनाए और तमाम एक्टिविटीज रिलेटेड कॉस्ट इकट्ठे करते गए। साल के एंड में पता लग रहा है कि हमारा खर्चा इन हेड्स में कितना हो रहा है, साल के एंड में पता लग रहा है हमने टोटल एक्टिविटीज इन हेड्स में कितनी परफॉर्म की हैं, कॉस्ट पर एक्टिविटी हमारे पास आ गई। अब कॉस्ट पर एक्टिविटी हमारे पास है, अब हम दूसरा स्टेप करते हैं, भाई इन 200 में से बासमती की कितनी थी, नॉन बासमती की कितनी थी, इन 100 में से बासमती की कितने थे, नॉन बासमती सेटअप कितने थे। लेट्स अज्यूम 200 में से 60 और 140 थे और यहाँ पे बासमती में से यहाँ पे 60 और 40 थे। ठीक हो गया। जब हमें ये पता लग गया ब्रेकअप, तो अब मैं आसानी से इंस्पेक्शन कॉस्ट को बासमती और नॉन बासमती में ब्रेक कर सकता हूँ। इंस्पेक्शन कॉस्ट बासमती में कितनी होगी, 1,20,000। नॉन बासमती में कितनी होगी, 2,80,000।
सेटअप कॉस्ट बासमती में कितनी होगी? 3,60,000। नॉन बासमती में कितनी होगी? 2,40,000। अब हम देख रहे हैं कि जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो नॉन बासमती में उसका हिस्सा ज्यादा जा रहा है, लेकिन जो सेटअप कॉस्ट है उसका ज्यादा हिस्सा बासमती में जा रहा है। अगर हम शायद यूनिट्स तो दोनों के, मैं प्रोडक्शन की बात करूं ना, प्रोडक्शन की बात करूं, प्रोडक्शन की बात करें हम तो शायद 500 टन इसके बने हैं और 500 ही टन इसके बने हैं। प्रोडक्शन दोनों की बराबर रही है, लेकिन हमारा एनालिसिस बता रहा है कि भाई प्रोडक्शन बराबर है लेकिन इंस्पेक्शन कॉस्ट नॉन बासमती में ज्यादा लग रही है। प्रोडक्शन बेशक बराबर है लेकिन जो सेटअप कॉस्ट है बासमती में ज्यादा लग रही है। अगर हम वॉल्यूम ड्रिवन चल रहे होते तो वॉल्यूम ड्रिवन तो कॉस्ट दोनों में बराबर बराबर तकसीम हो जाती है। वॉल्यूम ड्रिवन कॉस्ट तो दोनों में बराबर बराबर चली जाती, लेकिन हम देख रहे हैं हकीकतन ऐसा नहीं है। फेयर इंसाफ का तकादा ये नहीं था। इंसाफ का तकादा कुछ इस तरह बनता है कि भाई इंस्पेक्शन कॉस्ट को जितनी इंस्पेक्शन जिस प्रोडक्ट के लिए हुई उसके हिसाब से तकसीम किया जाए और सेटअप कॉस्ट जिस प्रोडक्ट के लिए हुई उसको उसके हिसाब से तकसीम किया जाए। अब यहाँ से आप आसानी से ले सकते हो, इसका टोटल कितना बना? 4,80,000। इसका टोटल कितना बना? 5,20,000। अब यहां से ओवरहेड कॉस्ट पर टन बना लो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो। कितनी है जी? 960। इसकी कॉस्ट 1040। ये है जी ओवरहेड कॉस्ट पर टन। दोनों की कॉस्ट पर टन फर्क है। अगर हम वॉल्यूम ड्रिवन चलते तो शायद दोनों की बराबर आती, लेकिन हमने एक्टिविटी वाइज देखा कि अगर हम कॉस्ट को एक्टिविटी वाइज डिवाइड करें और फिर देखें टोटल एक्टिविटीज में से कितनी एक्टिविटीज किस प्रोडक्ट ने इस्तेमाल की, उसके साथ से कॉस्ट को तकसीम कर दें। एक्टिविटी इंस्पेक्शन है और 200 इंस्पेक्शंस के नतीजे में 4 लाख कॉस्ट है। एक्टिविटी सेटअप है, 100 सेटअप के नतीजे में हमारा खर्चा 6 लाख का है। एबीसी कहता है कि आप एक्टिविटी वाइज कॉस्ट को इकट्ठा करो। जो कॉस्ट एक्टिविटी ड्रिवन है, जो कॉस्ट तो वॉल्यूम ड्रिवन है ना, मशीन आवर्स बेसिस पे कर लो, उनको लहदा रखो। जो कॉस्ट एक्टिविटी ड्रिवन है उनको इकट्ठा करो और उनको एक्टिविटीज की बेसिस पे उनका रेट निकालो, पर एक्टिविटी कॉस्ट क्या है, और फिर जिस प्रोडक्ट ने जितनी एक्टिविटीज इस्तेमाल की हैं उस प्रोडक्ट को उतना हिस्सा आप दे दो। तो ओवरहेड को तकसीम करना है हमने यूनिट्स की बेसिस पे नहीं, वॉल्यूम के बेसिस पे नहीं, ओवरहेड को तकसीम करना है एक्टिविटीज की बेसिस पे। एक्टिविटीज बेस जो ओवरहेड्स हैं उनको एक्टिविटीज कंज्यूम्ड की बेस पे तकसीम करना है कि भाई ये ओवरहेड नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से लिख के, तो इंस्पेक्शन जिस प्रोडक्ट की जितनी है उतना उसको हिस्सा दो। ये प्रोडक्ट ये ओवरहेड सेटअप से लिंक है, तो सेटअप जिस प्रोडक्ट के जितने हुए हैं उस हिसाब से उसको हिस्सा दो। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज की जाती है कॉस्ट ड्राइवर के लिए। कॉस्ट ड्राइवर एक सिर्फ टर्म ही नहीं है, हमारी बात में कोई बात नहीं है। कॉस्ट ड्राइवर बेसिकली हर एक्टिविटी में वो ट्रिगर एक्टिविटी है। जैसे इंस्पेक्शन कॉस्ट में नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इज कॉस्ट ड्राइवर, कि जितनी इंस्पेक्शंस होंगी उतनी सा कॉस्ट जंप करती जाएगी। सेटअप कॉस्ट में नंबर ऑफ सेटअप इज अ कॉस्ट ड्राइवर। मैं जिनको पहले एक्टिविटी कह रहा था, अब साथ मैंने एक टर्म कॉस्ट ड्राइवर की जोड़ दी कि भाई कॉस्ट ड्राइवर की टर्म है तो वो कोई नई बात नहीं हो रही। कॉस्ट ड्राइवर से मुराद यही एक्टिविटीज है। ये एक्टिविटीज बेसिकली हमारे कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। जितनी ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी उतनी ज्यादा हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर नई एक्टिविटी के साथ नई कॉस्ट, हर नई एक्टिविटी के साथ नई कॉस्ट। तो हम इन एक्टिविटीज को कॉस्ट ड्राइवर्स भी कह सकते हैं। हमने एक्टिविटीज
को कॉस्ट सेंटर बना के उनकी कॉस्ट इकट्ठी कर ली और एक्टिविटी को हमने कॉस्ट ड्राइवर का नाम भी दे दिया कि जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होंगी उतनी ज्यादा कॉस्ट हमारी ड्राइव करती जाएगी। और जब हम एक्टिविटी वाइज कॉस्ट ले चुके हैं, इस एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर्स काउंट कर चुके हैं कि भाई 4 लाख की इंस्पेक्शन एक्टिविटी है और इसमें 200 नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस है, 200 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, तो कॉस्ट पर इंस्पेक्शन या कॉस्ट पर ड्राइवर कह लो 2000 है। और जिस प्रोडक्ट ने जितनी एक्टिविटीज या कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम किए उस हिसाब से उसकी कॉस्ट हमने चार्ज कर ली, प्रोडक्ट में तकसीम कर दी और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हमने यहां से इस अंदाज में हासिल कर लिया जी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, नॉट ऑल द ओवरहेड्स आर वॉल्यूम ड्रिवन, देयर आर सर्टेन ओवरहेड्स व्हिच आर एक्टिविटीज ड्रिवन। ABC wants us to segregate these two categories. वॉल्यूम बेस्ड ओवरहेड्स अलहदा कर दो, वो तो हमने डील करना सीखा हुआ है, अभी हम दोबारा आएंगे तो उसमें हम देखेंगे दोबारा उनको, लेकिन फिलहाल हमने कहा जी वॉल्यूम बेस्ड को हम डिस्कस नहीं करते, हम एक्टिविटीज बेस्ड ओवरहेड्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड ओवरहेड अलहदा करो, एक्टिविटीज के कॉस्ट सेंटर बनाओ, खर्चे इकट्ठे कर लो, एक्टिविटीज के कॉस्ट ड्राइवर काउंट कर लो, पर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लो और फिर जिस प्रोडक्ट ने जितने कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम किए हैं, जैसे हमने कहा जी इंस्पेक्शन 40 और 140, सेटअप 60 and 140, 60 and 140 एंड दिस इज 60 and 40। तो हमने इस रेशियो में कॉस्ट को तकसीम कर दिया, इस रेशियो में सीधा इसको तकसीम कर दो, 4 लाख को 140 में तकसीम करो, 6 लाख को 60-40 में तकसीम करो, या आप रेट निकाल लो, पहले रेट को इससे ज़रब देके ले आओ, एक ही बात। दोबारा देखो, 4 लाख को 60-140 करो, यही आता जवाब, इस रेशियो में तकसीम करो, यही जवाब आता है। या 4 लाख को पहले रेट निकाल लो और रेट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, मैथमेटिक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी डील करें। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कहानी। अब जरा मैं चाहूंगा कि आप ये जरा कुछ चीजें पढ़ लें, जैसे ये स्लाइड जरा पढ़ लो। इस स्लाइड में कोई टर्म, किताब का एक्सट्रैक्ट है, नथिंग न्यू, किताब का एक्सट्रैक्ट है, किताब में ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं, बट आई वांट कि आप अभी मेरी मौजूदगी में ये पढ़ें और कोई पॉइंट इसमें समझ नहीं आता पूछिए। अभी हमने बैकग्राउंड से डिस्कस किया, नंबर्स पे भी हमने बहुत बात करनी है, इलस्ट्रेशन सवाल हमने अभी करने हैं। सिर्फ कहानी समझिए, ये कहानी में कोई बात ऐसी जो आपको समझ ना आए। जी जनाब, एनी पॉइंट ऑन दिस स्लाइड जो कि आपको मैंने कहानी बताई उससे मैच ना कर रहा हूं, किताब में यही बात लिखी हुई है। ये कुछ एग्जांपल, मैंने आपको 2 कॉस्ट की मिसाल दी थी, सेटअप इंस्पेक्शन, देयर आर सम अदर कॉस्ट एज वेल। जैसे इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट है, रॉ मटेरियल आप खरीदते हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट हैज नथिंग टू डू विद ऑर्डर कितने यूनिट्स का है, इट इज जनरली ऑर्डर कितनी दफा दिया गया, ऑर्डर आप 100 यूनिट का दो, 200 यूनिट का दो, उसकी कॉस्ट शायद सेम रहेगी। इसी तरह डिस्पैचिंग में, डिस्पैच प्रोसेस करना उसकी कॉस्ट होती है, कितने यूनिट डिस्पैच हो रहे हैं, कितने यूनिट्स की डिस्पैच प्रोसेस हो रही है, उससे शायद फर्क नहीं पड़ता। सो देयर आर सर्टेन कॉस्ट व्हिच विल बी एक्टिविटी ड्रिवन, नॉट द वॉल्यूम ड्रिवन। ये बैकग्राउंड, ये शायद मैं सारी बात आपसे कर चुका हूँ, ये भी पढ़ लीजिए। इसमें भी कोई बात अगर आपको समझ नहीं आती पूछिए, मैंने आपको एक स्टोरी के अंदाज में चीजें बता दी हुई हैं। आई बिलीव ये बातें सारी कुछ ना कुछ मैं बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कोई बात मैंने नहीं बताई हुई, यू कैन रेज अ क्वेश्चन। जस्ट रीड थ्रू दीज स्लाइड्स, पॉइंट्स, और जो पॉइंट समझ नहीं आता पूछिए।
point which you feel requires some explanation? हमें एग्जाम में 2-3 नंबर की हमें पता होना चाहिए कि हर टॉपिक में से 2-4 नंबर की थ्योरी आने की प्रोबेबिलिटी भी होती है. सो यू मस्ट हैव अ हैबिट कि आप रीडिंग की आदत डालिए, किताब पढ़ने की आदत आपके पास होनी चाहिए. अच्छा, ये आखिरी बात कि क्या भैया हमने जब एबीसी आ गई तो क्या ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसको हम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहेंगे. एबीसी भी बेसिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ही एक तरीका है, ओवरहेड कॉस्ट एस्टिमेट करने का ही तरीका है. बस फर्क सिर्फ यह है कि ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है हर कॉस्ट को वॉल्यूम बेस पे ले जाओ. एबीसी कहती है कि कुछ कॉस्ट को एक्टिविटी बेस्ड पे तकसीम कर लो. है एब्जॉर्प्शन ही है, एस्टिमेशन का ही तरीका, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करने का ही तरीका है, एब्जॉर्प्शन का ही तरीका है. लेकिन थोड़ी सी अप्रोच फर्क है, एक्टिविटी बेस्ड एंड वॉल्यूम बेस्ड, दो अलग-अलग हम इससे यहाँ पे कर लेते हैं. तो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल स्टिल बी यूजफुल. जहां पे शायद ओवरहेड कॉस्ट आप यू आर प्रोड्यूसिंग नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, वैरायटी प्रोडक्ट्स की कम है, वहां पे काम आएगा. जहां पे प्रोडक्ट सिमिलर प्रोसेसेस से गुजर के बनती हैं वहां पे काम आता है. जहां पे ओवरहेड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट है वहां पे स्टिल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूजफुल रहेगा. और आखिरी बात कि आपको एक्यूरेटली कॉस्ट तकसीम करने का जो खर्चा है, टीम ट्रेन टीम नहीं आपके पास, तो भी आप कहते हो भाई मुझे कॉस्टिंग रिकॉर्ड रखना मुश्किल हो जाएगा, कॉस्टिंग रिकॉर्ड रखने में इतना खर्चा लग जाएगा, तो मैं एबीसी नहीं करता, मैं एब्जॉर्प्शन ही कर लेता हूं. तो ऑल्दो रिसेंट टाइम में टेक्नोलॉजी की वजह से कॉस्ट ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड काफी कम हो चुकी है, कंप्यूटर के इस्तेमाल की वजह से कॉस्ट ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड कम हो चुकी है. बट स्टिल ये कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से हम अगेन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कंटिन्यू करेंगे. एंड दिस कैन बी अ 2 मार्क क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि क्या एबीसी के बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नाकारा होगी है. तो ये आपका उसका जवाब है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज स्टिल यूजफुल. और जहां पे कुछ सर्टेन हालात हैं जहां पे एबीसी की निस्बत एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही सूटेबल रहेगी. अच्छा, डिस्कशन हमारी तकरीबन कंप्लीट है. अब हम एक एक्टिविटी को देखते हैं. इलस्ट्रेशन 1 नोट्स में आइए. इलस्ट्रेशन 1 हम देखते हैं जनाब. इलस्ट्रेशन 1 रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ समरी. Prepare a summary which shows product cost per unit for each of product X, Y and Z for the period ending 31st December 20X1, detailing the unit cost for each cost element using existing method of absorption overhead cost and using an approach which recognizes the cost drivers revealed in the activity based costing investigation. तो बेसिकली हमें डिटरमिन करनी है यूनिट कॉस्ट दोनों मेथड्स के तहत, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तहत. लेट्स रीड द क्वेश्चन, फिर देखते हैं दोनों हम मेथड्स का कंपैरिजन देखते हैं, हमारे सामने नजर आना चाहिए. Hasnain Limited has a single production process for which following costs have been estimated for the period December 31st, 20X1. Material receipts and inspection, power cost, material handling cost. 3 products X, Y, Z are produced by the workers who perform number of operations on material blanks using hand-handled electricity powered drills. पता नहीं कुछ टाइपो है या मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है. Anyways, the workers have a wage rate of 4 रुपए per hour. The following budgeted information has been obtained for the period ending 31st December X1. Product X, Product Y, Product Z. Production units कितने हैं? Batches of material कितने Product X, Y, Z में इस्तेमाल हुए? Data
पर प्रोडक्ट यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कितने स्क्वायर मीटर, डायरेक्ट मटेरियल रुपीस में कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट लेबर मिनट्स में कितने हैं, एंड नंबर ऑफ पावर ड्रिल ऑपरेशन, ये डाटा है पर यूनिट का। ओवरहेड कॉस्ट फॉर मटेरियल रिसीट्स एंड इंस्पेक्शन, process power and material handling are presently each absorbed by product units using rates per direct labor hour। मतलब करंट कंपनी की पॉलिसी है, ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जाता है लेबर आवर बेसिस पे। An activity-based investigation has revealed that the cost drivers for the overhead costs are as follows। हमारी overhead cost given है बेटा ये तीन, 1, 2, 3। उसने कहा जी पहले तो इन तमाम कॉस्ट को अब्जॉर्ब किया जा रहा था लेबर आवर की बेसिस पे, लेकिन एबीसी ने बताया कि जो मटेरियल रिसीट एंड इंस्पेक्शन की कॉस्ट है इसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, जो प्रोसेस पावर है इसका ड्राइवर है नंबर ऑफ पावर ड्रिल ऑपरेशन, और जो मटेरियल हैंडलिंग है इसका ड्राइवर है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल स्क्वायर मीटर्स हैंडल्ड। हमें कहा जा रहा है जी अब इन दोनों के हिसाब से आप बताइए आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी। कॉस्ट पर यूनिट ईच एलिमेंट की, मतलब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को अलहदा अलहदा करके बताओ आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी। अच्छा जी, हमारा फॉर्मेट जो इसमें दिखेगा, हमारी मटेरियल लेबर कॉस्ट तो कॉमन रहेगी, सिर्फ ओवरहेड का ही मसला है ना कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से करें या एबीसी से करें। तो हम अपने इस इलस्ट्रेशन 1 में करते क्या है कि पहले हम मटेरियल और लेबर कॉस्ट ले आते हैं। कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 3, X, Y एंड Z। और इसके बाद हम इसमें ओवरहेड्स की कॉस्ट ले आएंगे। पार्ट ए हमें कह रहा है और पार्ट बी हमें कह रहा है एबीसी। तो हम पार्ट ए के लिए और पार्ट बी के लिए दोनों के लिए ओवरहेड कॉस्ट मेजर करेंगे, और इसके बाद बल्कि हम इसको यहाँ पे पार्ट ए बी नहीं करते, मैं कहता हूँ भाई ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत और ओवरहेड कॉस्ट एबीसी के तहत, और इसके बाद हम आंसर में लिख देंगे ए, बी, सी एंड डी। जो पार्ट 1 का मेरा आंसर होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी, और पार्ट 2 का जो मेरा आंसर होगा ए प्लस बी प्लस डी। ठीक है, तो हम डाटा अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद हम आंसर ले लेंगे। एग्रीड? इस फॉर्मेट पे एग्रीड है सारे? हमसे कहा गया है कॉस्ट पर यूनिट बताओ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के साथ और एबीसी के साथ। हर एलिमेंट की कॉस्ट अलग अलग बताओ, मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग अलग बताओ। तो हमने उस हिसाब से डाटा अरेंज कर लिया। अब हम इस टेबल को पॉपुलेट करेंगे, ए बी सी डी वैल्यूज जब आ जाएंगे हर प्रोडक्ट के लिए तो हम आंसर कॉस्ट पर यूनिट ले पाएंगे। स्टार्टिंग विद द मटेरियल पर प्रोडक्ट यूनिट रेडीली अवेलेबल है, कुछ करना नहीं है हमें। रेडीली अवेलेबल है 5, 3, 6। लेबर मिनट्स अवेलेबल है और ये रेट पर आवर अवेलेबल है। ऐसा ही है जी, रेट पर आवर है, मिनट्स अवेलेबल है। तो जनाब यहाँ से हम बड़ी आसानी से इसकी वर्किंग दे सकते हैं, जैसे 24/60 × 4 कितनी बनी? 1.6। ये है x की। y की क्या है? 40/60 × 4। मैं जब 40/60 कर रहा हूं तो ये मेरा आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेरा आवर आ गया इनटू आवरली रेट 2.67, और z के लिए 60 मिनट 4, 1 घंटा पूरा लग गया। ये जी मेरी लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ गई, लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ गई हमारे पास। अब हमें एब्जॉर्प्शन
कॉस्टिंग के तहत, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनानी है। अच्छा जी, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत हमने क्या सीखा हुआ है कि जब प्रोडक्ट्स मल्टीपल बन रही हैं, बल्कि बस सीखना क्या, उसने बताया हुआ हमें, क्या बताया हुआ, लेबर आवर बेसिस पे एब्जॉर्प्शन रेट बनाओ। कैसे बनेगा? बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड लेबर आवर्स। तो जनाब ये बजटेड ओवरहेड की कहानी है। मैं इसके लिए बनाता हूं वर्किंग वन, ओवरहेड कॉस्टिंग के लिए हम वर्किंग वन बनाते हैं जी। वर्किंग वन, सबसे पहले मुझे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर चाहिए। इसके लिए टोटल ओवरहेड्स 15,600 जमा 19,500 जमा 13,650 डिवाइडेड विद बजटेड आवर्स, यूनिट्स इंटू पर यूनिट आवर, यूनिट्स इंटू पर यूनिट आवर, यूनिट्स इंटू पर यूनिट आवर। यहां से मेरे टोटल आवर्स बनते हैं ना भाई। तो 2000 इंटू 24/60 प्लस 1500 इंटू 40/60 प्लस 800 इंटू 1, 60/60 कर लो या 1 कर लो, एक ही बात है ना। लीजिए जी, यहां से OAR बताइए क्या आ रहा है। सॉल्व इट फॉर OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनाइए। ये 3 हेड्स में हमारे टोटल ओवरहेड्स बैठे हुए हैं और ये 3 प्रोडक्ट्स के लेबर आवर्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल आवर्स कितना जी? 18.75 पर लेबर आवर। ये मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मेरे पास आ गया। तो यहां से मैं ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड बनाऊंगा। एक्स की कॉस्ट बनेगी 24/60 इंटू 18.75, वाई की कॉस्ट बनेगी 40/60 इंटू 18.75 और जेड की है 1 इंटू 18.75। तो बताइए एक्स की 7.5, वाई की 12.5, 18.75। ये है मेरी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। 7.5, 12.5 एंड 18.75। और मैं पार्ट 1 कंप्लीट कर सकता हूं। सम कीजिए ABC 14.10, वाई के लिए ABC 18.20 जी, जेड के लिए लीजिए जी। ये तो कहानी थी ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। इसमें कोई नई बात यहाँ पे हमने नहीं सीखी। पिछले चैप्टर की पूरी कहानी यहाँ पे रिपीट हुई है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनाना। हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर बनाया। देन ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर कंज्यूम्ड बाय ईच प्रोडक्ट हमने ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बना ली। ये हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बात सीखी हुई है। इसमें ABC वाली कोई नई बात नहीं थी। ABC वाली बातें आगे हमने पार्ट 2 के लिए करनी है। पार्ट 2 के लिए हमें वर्किंग 2 हमें बनानी है, जहां से हम देखेंगे कि ABC के तहत ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे बनाई जाती है। ABC के तहत ओवरहेड कॉस्ट बनाने में 2 बेसिक स्टेप्स आते हैं। प्रेजेंटेशन अब जैसे मर्जी कर लो, बट मेनली 2 स्टेप्स आते हैं। स्टेप नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अंडर ABC। इसके 2 स्टेप्स नोट डाउन कर लो जरा। स्टेप नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूट एक्टिविटी ड्रिवन overheads amongst products on the basis of cost
drivers consumed, cost drivers used by each product. Step number one क्या है? एक्टिविटी ड्रिवन ओवरहेड कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर यूज बाय ईच प्रोडक्ट तकसीम कर दो। और स्टेप नंबर 2 में टोटल ओवरहेड्स ऑफ ईच प्रोडक्ट आर डिवाइडेड with number of units produced to arrive at cost per unit. पहले आपने नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम्ड की बेसिस पे ओवरहेड को तकसीम कर दिया प्रोडक्ट्स में, और उसके बाद हर प्रोडक्ट के टोटल ओवरहेड्स आपको जब ऐसे मिल जाएंगे, हर प्रोडक्ट के टोटल ओवरहेड्स जब मिल जाएंगे, तो फिर आप टोटल ओवरहेड्स को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट पे चले जाते हैं। इसमें कॉस्ट पर यूनिट पे पहुंचने का अंदाज थोड़ा फर्क है। यहाँ पे क्या था, कॉस्ट पर यूनिट पहुंचने का अंदाज OAR पर यूनिट या OAR पर आवर बनाया था, यहां से फिर हम पर यूनिट पे गए थे। इधर हम OAR पर आवर या पर यूनिट नहीं बनाते, इधर हम टोटल ओवरहेड को प्रोडक्ट्स में तकसीम कर देते हैं और फिर हम उस कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, X, Y, Z। हमने 3 ओवरहेड्स हैं हमारे पास, कौन कौन से? मटीरियल, रिसीट एंड इंस्पेक्शन, दूसरा जी पावर कॉस्ट, तीसरा मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट। हम यहां पे लाएंगे बेस, जो कि होगा एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स। हम यहां पे चले, हम बेस कह लें, बेस होता है यहां पे कॉस्ट ड्राइवर। हर कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर हमें बताया गया है। जैसे मटेरियल रिसीट एंड हैंडलिंग का कॉस्ट ड्राइवर क्या? बैचेस ऑफ मटेरियल। पावर का कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ पावर ड्रिल्स, और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, स्क्वायर मीटर ऑफ मटेरियल यूज्ड। ऐसा ही है जी। ये 3 कॉस्ट ड्राइवर हैं। हमने हर एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट को उसके रेलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर की बेसिस पे तकसीम करना है। मतलब जैसे मैंने पावर रिसीट, मटेरियल रिसीट इंस्पेक्शन की टोटल कॉस्ट कितनी है? 15,600। मैंने 15,600 को तकसीम करना है इन 3 प्रोडक्ट्स में। किस बेसिस पे? बैचेस ऑफ मटेरियल रेडीली अवेलेबल है 10, 5, 16। मुझे कुछ काम नहीं करना। मुझे बताया गया है टोटल बैचेस प्रोडक्ट X के लिए 10, इसके लिए 5, इसके लिए 16। 10, 5, 16 के रेशो में हमें इस कॉस्ट को तकसीम करना है। 10, 5, 16 किस कॉस्ट को तकसीम करना है? 15,600 को। लीजिए जी 15,600 टोटल 31। 15,600 डिवाइड विद 31 इंटू 10 5032। 15,600 डिवाइड विद 31 इंटू 5 2516 8052। सो हमने ये जो बात मैंने लिखी थी ना, डिस्ट्रीब्यूट एक्टिविटी ड्रिवन ओवरहेड कॉस्ट अमंग्स्ट प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स यूज्ड बाय ईच प्रोडक्ट। तो ये कॉस्ट है एक्टिविटी ड्रिवन, इसको हमने तकसीम करना है प्रोडक्ट्स के दौरान ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम्ड। कॉस्ट ड्राइवर इसके हैं नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस की बेसिस पे हमने 15,600 की कॉस्ट को तकसीम कर दिया। हमने इसी अंदाज में तीनों कॉस्ट को तकसीम करना है। दूसरी कॉस्ट पावर कॉस्ट, जिसको तकसीम करना है नंबर ऑफ ड्रिल्स की बेसिस पे। अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा जी, ये नंबर ऑफ ड्रिल ऑपरेशन
ऑपरेशंस गिवन है, बट दीज आर पर यूनिट। हमें टोटल ड्रिल ऑपरेशन चाहिए होते हैं, ठीक है। ये मेरे टोटल बैचेस हैंडल्ड थे, ये मेरे पर यूनिट ड्रिल्स हैं, तो पर यूनिट से टोटल बनाएंगे आप, पर यूनिट से टोटल बनाएंगे तो आपको रेशियो मिलेगी। जैसे मैं पावर ड्रिल्स की रेशियो बनाऊं, पावर ड्रिल्स एक्स की ड्रिल बनेगी 6 इंटू 2000, वाई की ड्रिल बनेगी 3 इंटू 1500 और जेड की ड्रिल बनेगी 2 इंटू 800। तो जनाब ये है 12,000, 4500, 1600। ये है वो रेशियो जिसमें हमने तकसीम करना है इस कॉस्ट को। नंबर ऑफ पावर ड्रिल्स यूज्ड बाय ईच प्रोडक्ट, हमने टोटल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट ड्राइवर कंज्यूम की रेशियो में तकसीम करना है। टोटल पावर ड्रिल्स लगी हैं हमारी 12 जमा 4500 जमा 1600 कितनी 17,100। ये टोटल पावर ड्रिल्स लगी हैं जिनमें खर्चा 19,500 लगा है, 18,100। तो जनाब हमने 18,100 की टोटल ड्रिल्स की हैं जिनमें 19,500 का खर्चा लगा है। अब ये ड्रिल्स जिस प्रोडक्ट के हुई हैं उस रेशियो में तकसीम करो। तो जनाब 19,500 इंटू 12/18.1 12,928 4848 1724। हमने 19,500 को 12/18.1, 19,500 को 4.5/18.1, 19,500 को 1.6/18.1, इस रेशियो में हमने इसको तकसीम कर दिया। जी हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम किया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स यूज्ड बाय ईच प्रोडक्ट। हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट है पावर, जिसका कॉस्ट ड्राइवर है पावर ड्रिल्स। तो पावर ड्रिल्स टोटल हमारी साल में 18,100 है। जिस प्रोडक्ट ने जितनी पावर ड्रिल्स इस्तेमाल की उस रेशियो में टोटल कॉस्ट को हमने प्रोडक्ट्स में तकसीम कर दिया। आखिरी एलिमेंट इसी अंदाज में है स्क्वायर मीटर कपड़ा, और यहाँ पे स्क्वायर मीटर पर यूनिट गिवन है। इसी अंदाज में आप यहाँ पे आप टोटल बनाओगे, स्क्वायर मीटर आपका टोटल कपड़ा जो इस्तेमाल हुआ है एक्स वाई एंड जेड के लिए। एक्स में 2000 यूनिट्स इंटू 4 8,000, वाई में 1500 यूनिट्स इंटू 6 9,000 और जेड में 800 यूनिट्स इंटू 3 24। तो टोटल कितना कपड़ा 19,400। लीजिए जी यहाँ से रेशियो मिल गया आपको। कॉस्ट कौन सी है जनाब, मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट। इसको तकसीम करने की बेस मिल गई, इसको तकसीम करने की बेस ये है जी। सो 13,650 5629 नेक्स्ट 6332 नेक्स्ट 1689। लीजिए जी यहां से आपको मिलेंगे टोटल ओवरहेड्स ऑफ ईच प्रोडक्ट एक्स के 23,579 465। लीजिए जी हर प्रोडक्ट के टोटल ओवरहेड आपके पास आ गए हैं। ये स्टेप हो गया, पहला स्टेप पूरा हो गया कि आपने ओवरहेड्स को एक्टिविटीज कंज्यूम के बेसिस पे तकसीम किया। अब स्टेप नंबर 2 है टोटल ओवरहेड फॉर ईच प्रोडक्ट। मिल गए, इसको डिवाइड कर दो यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ। तो जनाब इसके 2000 है, इसके 1500 है, इसके 800 है। यहां से ये यूनिट से डिवाइड करोगे तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आएगी। तो बताइए जनाब इसकी ओवरहेड जी 11.14. लीजिए जी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 11.79
9.13, 14.33। अब यहाँ से आप A, B, D 18.39 A, B, D 14.80 43.0 ना बेटा A, B, D 24.33 लीजिए जी। ये है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ओवरहेड पर यूनिट और ये है एबीसी के तहत ओवरहेड पर यूनिट। हमने एक ही सवाल को दोनों अंदाज से देखा ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम टोटल ओवरहेड्स ऑफ ईच एक्टिविटी को ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर तकसीम करते हैं, कंज्यूम बाय ईच प्रोडक्ट। टोटल ओवरहेड हमें मिलेंगे, टोटल ओवरहेड को यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट आता है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप टोटल ओवरहेड्स निकालते हो, उनको तकसीम करते हो प्रोडक्ट्स में, फिर हर प्रोडक्ट के ओवरहेड्स को उसके यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट पे पहुंचते हो। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन में आप ओवरहेड रेट निकालते हो पर यूनिट का या पर आवर का, ठीक है। यहाँ पे हम पर यूनिट का या पर आवर का रेट नहीं निकाल रहे, यहाँ पे हम टोटल ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में तकसीम कर रहे हैं और टोटल ओवरहेड्स को फिर यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट पे आ रहे हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इस चैप्टर की रीडिंग आपने घर से अच्छी तरह करके आनी है। अभी हमने इस पे 2-3 इलस्ट्रेशन 2-3 क्वेश्चन से करने हैं, तो कल का दिन परसों का दिन नॉलेज डिस्कशन खत्म हो चुकी है और कुछ नहीं। बात इसमें सिर्फ इतनी थी, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एबीसी का डिफरेंस था और एबीसी की डेमोन्स्ट्रेशन हमने यहाँ पे देख ली है। आगे इसकी एक्सरसाइजेज ही हैं, ठीक है। अभी हमने एक सवाल किया, उसको दोनों तरीके से देखा। आइंदा भी 1-2 सवाल हम और करेंगे जिसमें दोनों मेथड अप्लाई करेंगे। देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये है, एबीसी ये है, ये फर्क है दोनों का। आगे हम 2-3 सवाल इस तरह के देखेंगे जिनमें हम इन दोनों को डिफरेंस न्यूमेरिकल में एक ही सवाल को दोनों मेथड से करके देखा करेंगे हम कि भाई फर्क, ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल मिलेंगे तो मजीद एक्टिविटीज करेंगे, लेकिन रीडिंग करके आनी है, किताब पढ़ के आनी है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।